इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम भारतीय राजनीति विज्ञान इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो है इंडियन पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो आपका है भारतीय राजनीति विज्ञान जो आपको है उसका भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भाग 5 में आप यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो भाग 5 में आपको है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अध्याय दूसरा आपको यहाँ पर है युद्ध तथा संघर्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वार एंड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। उसको आइए हम यहाँ पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको है भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भाग इंटरनेशनल रिलेशन का भाग मतलब भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय दूसरा युद्ध तथा संघर्ष, जिसको बोलते हैं वार एंड कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। आइए उसको देखिए। देखिए युद्ध का अभिप्राय दो राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्ष को युद्ध कहा जाता है, जिसमें 1000 ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो। देखिए दो राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्षों को युद्ध कहा जाता है, जिसमें 1000 ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो। युद्ध संघर्ष से अलग है, क्योंकि संघर्ष में हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। युद्ध जो है वो संघर्ष से अलग है, संघर्ष में हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार युद्ध राज्यों के मध्य संघर्ष का चरम स्तर है। युद्ध राज्यों के मध्य संघर्ष का चरम स्तर है, जहाँ सेनाओं के मध्य सशस्त्र संघर्ष के मध्य आपको सशस्त्र संघर्ष होता है। मार्टिन शॉ ने युद्धों के अपहास का सिद्धांत दिया। रेमंड आरो ने अतिशयोक्तिपरक युद्ध का सिद्धांत दिया। रेमंड आरो ने आपको अतिशयोक्तिपरक युद्ध का सिद्धांत दिया। कार्लडार ने नवीन युद्ध की संकल्पना दी। मैकियावेली कोर्टिल थ्यूसिडाइस इत्यादि विद्वानों ने युद्धों का विश्लेषण कर यथार्थवादी सिद्धांत दिया। मैकियावेली कोर्टिल थ्यूसिडाइस इत्यादि विद्वानों ने युद्धों का विश्लेषण कर यथार्थवादी सिद्धांत दिया। दो पक्षों के मध्य किसी संसाधन पर नियंत्रण के लिए दो पक्षों के मध्य किसी संसाधन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हो सकता है। दो पक्षों के मध्य किसी संसाधन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हो सकता है। संघर्ष में पक्षों के मध्य विवाद को हल करने के लिए विवाद को हल करने के बातचीत का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी न्यायिक रूप में भी संघर्ष को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। जबकि युद्ध के दौरान संघर्ष होना आवश्यक बात नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए, सीमित युद्ध देखिए। सीमित युद्ध जिसको अंग्रेजी में लिमिटेड वार देखिए। यहाँ पर वर्तमान युग में घातक नरसंहार के हथियार के कारण नरसंहार के हथियारों के कारण युद्ध अत्यधिक भयानक बन सकता है। इसलिए वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं है। पहले के युद्धों में केवल सैनिकों के बीच युद्ध होते थे, लेकिन वर्तमान घातक नरसंहार के हथियारों के युग में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। देखिए इसी सीमित युद्ध की संकल्पना है कि देखिए जिसका अभिप्राय है कि राज्यों के मध्य छोटे युद्ध हो सकते हैं। छोटे युद्ध हो सकते हैं, व्यापक युद्ध नहीं होंगे। एक कार्लडार के अनुसार वर्तमान युद्धों में भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब युद्ध मानवीय स्वरूप का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की उपस्थिति ऑक्सफैम सेव द चिल्ड्रन, शरणार्थी संगठन इत्यादि की उपस्थिति में मध्ययुगीन बर्बर युद्धों के दौर को समाप्त कर दिया। घातक नरसंहार के हथियार जिसको अंग्रेजी में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसको यहाँ देखिए परमाणु हथियार सेव द चिल्ड्रन शरणार्थियों, यहाँ पर आपको देखिए है क्या कि सेव द चिल्ड्रन शरणार्थी संगठन इत्यादि की उपस्थिति ने मध्ययुगीन बर्बर युद्धों के दौर को समाप्त कर दिया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए
घातक नरसंहार के हथियार देखिए, घातक नरसंहार के हथियार देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको बोलते, इसको यहाँ पर देखिए। देखिए परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार तथा जैविक हथियारों को घातक नरसंहार के हथियार WMD कहा है। WMD कहा है तो मतलब W मतलब वेपन्स, M से होता है मास और D से होता है डिस्ट्रक्शन होता है आपको। परमाणु हथियार देखिए, परमाणु हथियार, रासायनिक परमाणु हथियार जो आपको देखे हैं, परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार आपको क्या, परमाणु हथियार आपको रासायनिक हथियार तथा जैविक हथियारों को घातक नरसंहार के हथियार, घातक नरसंहार के हथियार के घातक नरसंहार के हथियार WMD कहा है। तो इनकी विनाशक क्षमता देखिए, इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज़्यादा, इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज़्यादा है, इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज़्यादा तथा इसे आम लोग भी तथा इससे आम लोग भी मारे जाते, तथा इससे आम लोग भी मारे जाते, तथा इससे आम लोग भी मारे जाते हैं। अब वर्तमान समय के युद्ध के लिए, वर्तमान समय के युद्ध के लिए संपूर्ण युद्ध टोटल वार नामक शब्द परिचित, वर्तमान समय के युद्ध के लिए आपको संपूर्ण युद्ध टोटल वार नामक शब्द परिचित। अब यहाँ पर आगे देखिए, वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय युद्ध की परिवर्तित, वर्तमान समय में युद्ध की परिवर्तित प्रकृति देखिए, वर्तमान समय युद्ध की परिवर्तित, वर्तमान समय युद्ध की परिवर्तित प्रकृति यहाँ पर देखिए। शीत युद्ध के देखिए, शीत युद्ध के दौरान युद्ध समांतर राज्यों के मध्य होते थे। शीत युद्ध 1990 के बाद, शीत युद्ध 1990 के बाद युद्ध में युद्ध राज्यों के अंतर ही जारी है। देखिए उदाहरण के सूडान में गृह युद्ध, उदाहरण के सूडान में गृह युद्ध के कारण देखिए, सूडान में गृह युद्ध के कारण सूडान का विभाजन हो गया, सूडान का विभाजन हो गया। और अफगानिस्तान में अभी भी आंतरिक निर्यात संघर्ष बने हुए, लेकिन अफगानिस्तान अभी 2022 में आपको वर्तमान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी सरकार वहाँ पर चल रही है। वर्ष 1990 के बाद राज्यों के अंतर, वर्ष 1990 के बाद राज्यों के अंतर निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है। उदाहरण के अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबानी राज्य के विरुद्ध संघर्ष उदाहरण के अफगानिस्तान में तालिबानी राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। देखिए नोरगानो काराबाख को लेकर अर्मीनिया एवं अजरबैजान के मध्य युद्ध हुआ। रूस के चेचनिया में भी अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। देखिए पूर्व यूगोस्लाविया में उत्तराधिकारी राज्य सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच अल्बानिया मूल के लोगों का नरसंहार किया। पूर्व यूगोस्लाविया में उत्तराधिकारी राज्य सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच अल्बानियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया। अभी भी ईरान इराक तक तुर्की के कुर्द अपने लिए एक अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। अभी भी ईरान इराक तथा तुर्की के कुर्द अपने लिए एक अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। माली में भी आंतरिक संघर्ष बना हुआ है। देखिए पाकिस्तान बलूचिस्तान के निर्माण के बलूच निर्जातीय लोग संघर्ष कर रहे हैं। ग्रेग सिंडर और जॉन मलिक ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट इन मॉडर्न वार अफेयर में लिखा है कि वर्तमान राज्य का स्वरूप 3 स्तर का है। वर्तमान राज्य का स्वरूप 3 स्तर का है, जिसमें प्रथम स्तर देखिए, आपको देखिए 3 स्तर का, जिसमें प्रथम स्तर पर वे राज्य आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हुए सामाजिक आर्थिक कल्याण करते हैं। जैसे पश्चिमी देश। दूसरे स्तर पर वे राज्य आते हैं जो कुछ समय के दायित्व धारण करते हैं और कुछ समय के अस्थायित्व और कुछ समय के अस्थायित्व। देखिए जैसे पाकिस्तान इंडोनेशिया। तृतीय स्तर पर वे राज्य आते हैं जहाँ की केंद्रीय सरकार अपनी पहुँच और शक्ति खो चुकी होती है तृतीय स्तर वे राज्य आते हैं जहाँ की केंद्रीय सरकार अपनी पहुँच और शक्ति खो चुकी होती है तथा यहाँ अन्य राज्य। अब के आतंक के विरुद्ध युद्ध देखिए, 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया था। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और जिसे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। वर्ष 2002 अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों की धुरी एक्सिस ऑफ एविल का विचार दिया, जिसमें ईरान, इराक एवं उत्तरी कोरिया को सम्मिलित किया।
अमेरिका के अनुसार ये राज्य आतंकवाद को प्रायोजित करता है। अब अमेरिका के अनुसार ये राज्य आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। अब देखिए पूर्व आशंका पर देखिए पूर्व आशंका आधारित हमला जिसको बोलते हैं प्री इम्पेटिव बोलते हैं। पूर्व आशंका आधारित हमला जिसको हम बोलते हैं प्री इम्पेटिव बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे पे इसलिए हमला करते हैं कि इसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे पे इसलिए हमला करते हैं कि दूसरा राज्य भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसा कि वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और यह कहा कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का प्रयोग किया। वर्ष 2003 में अमेरिका ने दूसरे खाड़ी युद्ध का आरंभ किया। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में आपको हैंस ब्लिक्स की अध्यक्षता में इराक में हथियार निरीक्षण दल भेजा गया। तो इन्होंने स्पष्ट कहा था कि इराक के पास किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियार नहीं है। वर्तमान समय सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका के द्वारा सैनिक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब हो चुका है काफ़ी कुछ सीरिया बर्बाद हो चुका। ठीक है, युद्ध के कारण आपको पहला आपको मानवीय आक्रामकता, दूसरा आपको आर्थिक लाभ और तीसरा आपको राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा आपको होता है। युद्ध के जो 3 कारण होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख कारणों में से आपको पहला कारण यहाँ पर है मानवीय आक्रामकता, दूसरा कारण है आर्थिक लाभ और तीसरा कारण राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा है। देखिए आगे के शांति निर्माण का क्या शांति निर्माण के उपाय देखिए। पहला आपको यथार्थवादी शांति निर्माण के कूटनीतिक माध्यमों का सहारा लेते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पर है क्या, दूसरा आपके यहाँ उदारवादी। देखिए आप उदारवादी शांति स्थापना के अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के समर्थक हैं। उदारवादी शांति स्थापना के अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के समर्थक हैं। अतः उदारवादी सामूहिक सुरक्षा पर बल देते हैं। तीसरा आपके यहाँ पर मार्क्सवादी। देखिए मार्क्सवादी आर्थिक समानता शांति स्थापना के मूल माध्यम मानते हैं। अतः आपको यहाँ पर कुछ तथ्य यहाँ पर देख लीजिए। माइकल वाल्जार ने न्यायपूर्ण युद्ध जस्ट वार की संकल्पना का विकास किया। वाल्जार ने जस्ट एंड अनजस्ट वार ए मोरल आर्गूमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन 1977 नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्गुइंग अबाउट वार 2004 नामक रचना भी लिखी। लियो टॉल्स्टॉय आपको वार एंड पीस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1869 नामक रचना लिखी। देखिए एजे कोटस ने द इथिक्स ऑफ वार 15 सितंबर 1997 नामक रचना लिखी। फिर शीत युद्ध में ज़्यादातर युद्ध राज्यों के बीच हुए। देखिए जबकि वर्तमान समय में ज़्यादा युद्ध राज्यों के अंदर ही विद्यमान है। निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है। जैसे सूडान में संघर्ष, युगांडा एवं रवांडा के संघर्ष। देखिए कार्ल वान क्लाउज़ेविटी ऑन वार 1832 में लिखा है कि युद्ध अन्य माध्यमों के द्वारा संचालित राजनीति है। मैरी कार्डो ने न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इन ए ग्लोबल अलाउंस नामक पुस्तक लिखी। 1999 में लिखी। मार्टिन वैन क्रेवेले ने द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविल 1991 में नामक पुस्तक लिखी। 1991 में आपको नामक पुस्तक लिखी। विलियम कोहेन ने सैन्य क्रियाकलापों से क्रांति को युद्ध के रूप में वर्णित किया। देखिए मार्टिन वैन कोवेल्ड ने द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वार 1991 नामक पुस्तक लिखी। देखिए विलियम कोहेन ने सैन्य क्रियाकलापों से क्रांति को युद्ध के रूप में वर्णित किया। डेविड जॉन किलकुलेन ने काउंटरिंग ग्लोबल इंसर्जेंसी 30 नवंबर 2004 नामक पुस्तक लिखी। RMA का अर्थ है रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। RMA का अर्थ रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स है। माली जो अफ्रीका में है, माली अफ्रीका में इस्लामिक कट्टरवादी जिनको अलकायदा का समर्थन प्राप्त है, जो सत्ता अपने नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे फ्रांस अपनी सेना माली भेजने का निर्णय किया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 2012 में वर्ष 2012 में फिलीपींस को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माली में गए राज पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। वर्ष 2012 आपको फिलीस्तीन को वर्ष 2012 को फिलीस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माली में गए राज पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। वर्ष 2013 में आपको आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को भारत ने वीटो कर दिया। वर्ष 2013 में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर भारत ने वीटो कर दिया, जिससे अवैध हथियारों के आदान प्रदान पर रोक लगाई जाए, जिसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके सुरक्षा परिषद इसके लिए सुरक्षा परिषद का समर्थन जरूरी नहीं, इसके लिए सुरक्षा परिषद का समर्थन जरूरी नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है। स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी राज्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। देखिए, स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी राज्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब देखिए कुछ बुक्स यहाँ पे देखिए बुक्स आपको मार्टिन विट ने आपको इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन लिखा है। मार्टिन विट ने आपको इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन लिखा है। फिर आपको आगे यहाँ पर दूसरा बुक आपको यहाँ पे देखिए नासाउ ए एडम्स ने वर्ल्ड्स अपार्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। नासू यहाँ पे क्या नासू ए एडम्स ने वर्ल्ड्स अपार्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। और देखिए शहर बानू तजबकस बहुत लंबा नाम है। शहर बानू देखिए तजबाखास और अनुराधा चेनॉय ने ह्यूमन सिक्योरिटी एंड कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन लिखा है। देखिए अंग्रेजी आप यहाँ देखिए शहर बानू का देखिए आपको SHAHRBANOU TADJBAKSH एंड अनुराधा चेनॉय देखिए CHENOY चेनॉय। अनुराधा जानते हैं। देखिए आपको आधे यहाँ देखिए क्या आतंकवादी संगठन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको आतंकवादी संगठन और उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखिए। तो एक कॉलम आपके यहाँ पर 3 कॉलम है, जिसमें पहले कॉलम आपको आतंकवादी संगठन का नाम है, दूसरे कॉलम आपको इसका रीजन है मतलब क्षेत्र है, और उसका लोकेशन ऑफ ऑपरेशन जहाँ से आपको काम करते हो उसका ऑपरेशन और लोकेशन देखिए अंसार देखिए आपको सीरिया जो आपका ये अफ्रीका में इसका रीजन है, और ये इसका लोकेशन ये ऑपरेशन कहाँ से करते हैं। इसका लोकेशन ऑफ ऑपरेशन जो आपको तुनिसिया है, आपको यहाँ पर जापानीज रेड आर्मी जिसको JRA बोलती है, आपको एशिया में इसका रीजन। आज हम देखिए अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड जो आपको ये आपको इसका रीजन आपको मिडिल ईस्ट आपको है, और ये इराक में काम करते हैं। देखिए हक्कानी नेटवर्क का रीजन आपको एशिया है, और इसका हक्कानी नेटवर्क आपको रीजन जो है एशिया है, और इसका लोकेशन आपको अफगानिस्तान है। और आपको अंसार डाइन का रीजन आपको अफ्रीका है, और इसका बोको हराम का भी देखिए आपको रीजन अफ्रीका ही है, और इसका क्षेत्र आपको बोको हराम का जो क्षेत्र है लोकेशन जो आपको वो नाइजीरिया है। और फिर आपको अंसारू का आपको संगठन है, ये आपको अफ्रीका में, और इसका क्षेत्र आपको नाइजीरिया ही है। और अंसार देखिए अंसार सरी ईद
बेंघाजी। देखिए अंसार अल-रसूली इन बेंघाजी अफ्रीका में है, इनका क्षेत्र आपको लीबिया है। अंसार अल-रसूली अफ्रीका में, इसका क्षेत्र भी लीबिया ही है। अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, इसका क्षेत्र आपको मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब में इसका क्षेत्र लोकेशन आपको है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी HUGI का क्षेत्र आपको एशिया है और इसका लोकेशन आपको बांग्लादेश है। तहरीक आई तालिबान जो है, जिसको TTP बोलते हैं, तहरीक आई तालिबान जिसको TTP बोलते हैं, इसका क्षेत्र आपको एशिया में और ये पाकिस्तान में सक्रिय है। और देखिए जुंदरहा पीपुल्स रेसिडेंस मूवमेंट ऑफ ईरान और PRMI, इसका क्षेत्र आपको एशिया ईरान है और ये ईरान में सक्रिय है। इंडियन मुजाहिदीन जिसको IM बोलते हैं, ये आपको एशिया में सक्रिय है और ये आपको एशिया में इसका क्षेत्र आपको है और ये आपको इंडिया में सक्रिय है। देखिए इंडिया में इंडिया का इसका लोकेशन है। देखिए जमाह अनसूरत देखिए आपको जमाह अनसूरत जमाह अनसारत तावीद जिसको JAT बोलते हैं, आपको एशिया में इसका लोकेशन है, इसका रीजन आपको एशिया है और ये इंडोनेशिया में सक्रिय है। देखिए लिबियन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप LIFG, ये मिडिल ईस्ट अफ्रीका में सक्रिय है, जो कि लीबिया में आपको मिडिल ईस्ट अफ्रीका इसका क्षेत्र है, इसलिए आपको लीबिया में सक्रिय है। और इस्लामिक जिहाद यूनियन जिसको IJU बोलते हैं, ये आपको इसका रीजन आपको एशिया है और ये उज्बेकिस्तान में सक्रिय है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, देखिए हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जो है, जिसको HUJIB बोलते हैं, ये आपको एशिया, इसका रीजन आपको एशिया है और इसका लोकेशन बांग्लादेश है। अल शहबाब का रीजन आपको अफ्रीका है और ये सोमालिया में सक्रिय है। देखिए खताब IB हजबुल्लाह, इसका जो रीजन है वो मिडिल ईस्ट और इराक में सक्रिय है। देखिए जेमा इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन JI जिसे बोलते हैं, आपको एशिया में इसका रीजन आपको एशिया है और ये इसका क्षेत्र आपको लोकेशन इंडोनेशिया है। लश्कर आई जांगवी जो आपको इसका रीजन आपको एशिया और ये पाकिस्तान में सक्रिय है। अल-कायदा खुर्दिश बटालियन का आपको रीजन मिडिल ईस्ट है और इसका क्षेत्र आपको इराक है। देखिए जैश ए मोहम्मद जिसको बोलते हैं आर्मी ऑफ मोहम्मद भी बोलते हैं, ये जिसको JEM बोलते हैं। JEM जो आपको वो इसका क्षेत्र आपको एशिया है और ये पाकिस्तान में सक्रिय है। लश्कर ए तैयबा आर्मी ऑफ राइटियर्स जिसको LET भी बोलते हैं, ये आपको एशिया में इसका रीजन है और ये पाकिस्तान में आपको इसका लोकेशन है, मतलब सक्रिय है पाकिस्तान में। शाइनिंग पाथ जिसको बोलते हैं सेंट्रो लुमिनोसो एसर भी बोलते हैं, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको साउथ अमेरिका इसका रीजन हुआ और ये आपको पेरू में सक्रिय है। फिर आपको आगे यहाँ पर अल-कायदा वर्ल्ड वाइड जो आपको है, ये आपको इसका रीजन आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान है, ये आपको सऊदी अरबिया में भी इसका सक्रिय आपको है। हिजबुल्लाह जिसको बोलते हैं पार्टी ऑफ गॉड, ये आपको मिडिल ईस्ट में इसका क्षेत्र है और ये लेबनान में आपको सक्रिय है। लेकिन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, देखिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इरम जिसको LTTE बोलते हैं, ये आपको एशिया में थी। इसका जो क्षेत्र है वो आपको इसका क्षेत्र जो आपको है वो आपको एशिया है और ये श्रीलंका में सक्रिय है। अबू निदार ऑर्गेनाइजेशन जिसको ANO बोलती है, आपको मिडिल ईस्ट में इसका क्षेत्र है और ये आपको पैलेस्तीन टेरिटरीज में सक्रिय है। फिर आपको आगे क्या अबू सैफ ग्रुप जो आपको जिसको SG बोलती है, इसका रीजन आपको एशिया है और ये आपको फिलीपाइंस में सक्रिय है। हमास इस्लामिक रेसिडेंस मूवमेंट जो आपको मिडिल ईस्ट इसका रीजन है, ये आपको पैलेस्तीन टेरिटरीज में सक्रिय है। और हरकत उल मुजाहिदीन जिसको HUM बोलते हैं, आपको एशिया इसका क्षेत्र वाला रीजन हुआ और ये आपको फॉर्मर लेबनान में आपको सक्रिय है। फिर आपको इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया जिसको IS भी बोलते हैं, ये वेस्ट एशिया लेबनान फॉर्मर में लेबनान। देखिए आपको हरकत उल इस्लाम, देखिए
हरकत, यहाँ देखिए हरकत उल इस्लाम जिसे बोलते हैं, हरकत उल इस्लाम जिसे बोलते हैं आपको एशिया में सबसे इसका क्षेत्र आपको पाकिस्तान है। और मतलब ऑपरेशन पाकिस्तान में आप इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ISIS जिसे बोलते हैं, ये आपको वेस्ट एशिया में, ये आपको लेबनान में था, अब इराक, लीबिया और सीरिया में भी आपको हो गया। देखिए अब यहाँ पर शस्त्र नियंत्रण देखिए शस्त्र नियंत्रण अर्थ है शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है कि हथियारों के प्रसार को सीमित करना। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है हथियारों के प्रसार को सीमित करना। निःशस्त्रीकरण का विचार, देखिए निःशस्त्रीकरण विचार आपको आदर्शवादी है, जिसके अनुसार आपको समूचे विश्व में सभी प्रकार के हथियार समाप्त होने चाहिए। शस्त्र नियंत्रण एक व्यवहारिक विचार है जिसके द्वारा हथियारों के प्रसार को रोका जाता है, जबकि निःशस्त्रीकरण एक आदर्शवादी विचार है जिसके द्वारा समूचे हथियार विश्व से समाप्त हो जाने चाहिए। देखिए विश्व में शस्त्रों के नियंत्रण तथा शांति निर्माण के वैश्विक स्तर पर अनेक उपाय किए गए। विश्व में शस्त्रों के नियंत्रण तथा शांति निर्माण का वैश्विक स्तर पर अनेक उपाय किए गए। विश्व में शस्त्रों के नियंत्रण तथा शांति निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक उपाय किए गए हैं। देखिए शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता तब और बढ़ गई जब शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का नारा दिया। इसके द्वारा अमेरिका ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई। इसके द्वारा अमेरिका ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई। इसी संदर्भ आपको पारस्परिक सुनिश्चित विनाश जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD बोलते हैं की संकल्पना आई। इस संकल्पना के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का मध्य युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा सभी का विनाश होगा। इन परिस्थितियों तथा परमाणु हथियारों के विकास को देखते हुए विश्व में शस्त्र नियंत्रण आवश्यक माना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति के परमाणु एटम फॉर पीस का नारा दिया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि शांति के परमाणु एटम फॉर पीस निःशस्त्रीकरण योजना आइजनहावर ने वर्ष 1953 में प्रस्तुत की, जिसके तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के परमाणु शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब कि निःशस्त्रीकरण के प्रयास देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए पहला प्रयास आपको निःशस्त्रीकरण का पहला प्रयास आपके यहाँ पर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जिसको PTBT बोलते हैं 1963 में ये दिया गया था। देखिए इसमें आपको आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें देखिए इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। मतलब पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर आपको प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा आपको देखिए परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं 1968 में। देखिए दुनिया में परमाणु हथियारों के रोक के लिए वर्ष 1968 में नई संधि लाई गई जिसका नाम परमाणु अप्रसार संधि था। इसका उद्देश्य परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति, समूचे विश्व में आपको NPT मतलब परमाणु अप्रसार संधि के मूल प्रावधान यहाँ देखिए क्या है। देखिए इस संधि के द्वारा आपको परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का निर्धारण किया गया। इस संधि के द्वारा आपको परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का निर्धारण किया गया। इनके अनुसार वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया वे परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया वे परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। इस संधि द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन या तकनीक उन देशों को प्रदान नहीं करेंगे जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
इन देखिए इस संधि द्वारा यह निर्धारित किया कि 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन या तकनीक उन देशों को प्रदान नहीं करेंगे जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब कि जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए उन्हें पाँच परमाणु शक्ति संपन्न देश ने परमाणु ईंधन और तकनीक प्रदान की। लेकिन उन देशों के परमाणु संयंत्रों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा होगी। लेकिन उन देशों के परमाणु संयंत्रों की निगरानी आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा होगी। अब एनपीटी के परमाणु मुक्त क्षेत्र का प्रावधान किया एनपीटी के परमाणु मुक्त क्षेत्र का प्रावधान किया गया। एनपीटी के अनुसार देखिए आपको एनपीटी के अनुसार दुनिया से परमाणु हथियारों को समाप्त करने के प्रत्येक 5 वर्षों में संधि का पुनरावलोकन होगा। एनपीटी के अनुसार दुनिया से परमाणु हथियारों को समाप्त करने के प्रत्येक 5 वर्षों में